नमस्कार बच्चों। रैखिक प्रोग्रामन यानी लीनियर प्रोग्रामिंग जो चैप्टर है ये चल रहा था हमारा, और इसमें हमने पहली एक्सरसाइज कर ली थी। जो हमें इस एक्सरसाइज में हमें इन इक्वेशंस यानी असमीकाएँ बनी बनाई दी हुई थी, उसे फिर ग्राफिकल मेथड से हमने उसका ऑप्टिमम सॉल्यूशन ढूंढा था। अब जो अगली एक्सरसाइज आएगी वो है आपकी रियल लाइफ प्रॉब्लम से डील करेगी, और उसमें आपको पहले असमीकाएँ बनानी है, फिर उस असमीकाओं की मदद से आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन ढूंढना है, सुसंगत हल ढूंढना है। तो ये आप करेंगे। अब इसमें जो प्रॉब्लम्स आपके बुक्स में हैं वो 3 तरह की प्रॉब्लम बेसिकली आप फेस करेंगे। पहली है उत्पादन यानी मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स। यानी उत्पादन संबंधी समस्याएं। यानी किसी फैक्ट्री में कोई 2 चीज़ों का या 3 चीज़ों का, मान लीजिए वैसे यहाँ 2 ही चीज़ें ली जाएंगी, 2 चीज़ों का उत्पादन होता है, तो वे 2 चीज़ों का उत्पादन कितना होना चाहिए कि फ़ायदा सबसे ज़्यादा हो, लाभ मैक्सिमम हो, और उसमें कॉन्स्टेंट है, जो अवरोधक हैं कि माल कितना हो, मशीनरी को टाइम के लिए कितने घंटे हैं, मज़दूरों की उस पर जो मजदूरी आती है उसकी लागत या मज़दूरों की संख्याएं, ये सब संबंधी जो भी समस्याएं आती हैं ये अवरोधक होते हैं। तो उस अवरोधक में रहते हुए ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम आएंगी यानी उत्पादन संबंधी समस्या आएंगी जिनकी हम असमीकाएँ बनाएंगे। दूसरी समस्याएं होंगी आहार संबंधी यानी डाइट प्रॉब्लम्स जो होती हैं कि बैलेंस डाइट लेने के लिए किस तरह के खाने को कितना खाया जाए, कैसे खाया जाए। आहार संबंधी समस्याएं कि आपको पोषण पूरा मिले और खर्चा कम से कम हो, ये उद्देश्य डाइट प्रॉब्लम्स के होते हैं। तीसरी आएंगी परिवहन संबंधी समस्याएं यानी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। यानी परिवहन संबंधी समस्याएं यानी फैक्ट्रीज़ में उत्पादन होता है चीज़ों का, जिन भी चीज़ों का उत्पादन होता है, और उन्हें अलग अलग डिपो में पहुंचाने के लिए, तो हर एक डिपो में या स्टोरेज में पहुंचाने के लिए हर एक जो आपकी स्टोर होती है उनकी कैपेसिटी लिमिटेड होती है। तो वो कैपेसिटी जो हुई वो आपका एक कांस्टेंट यानी अवरोधक हो गया। फिर पेट्रोल का खर्चा आएगा उस पर, तो वो खर्चा मिनिमाइज़ करना है। इस तरह के उद्देश्य हमें उस तरह की क्वेश्चंस में मिलेंगे। तो जब क्वेश्चंस करते जाएंगे वैसे वैसे समझ आपको ये क्लियर होता जाएगा। तो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन से ही समझना सबसे आसान तरीका होता है। तो 12.2 का जो क्वेश्चंस हैं उसी से जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये टॉपिक क्लियर होता चला जाएगा। जितने भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं उसे ज़रूर करिएगा, छोड़िएगा नहीं। और उनमें अगर कोई समस्याएं आती हैं या समझ नहीं आते हुए एग्जाम्पल्स, तो वो एग्जाम्पल्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर या व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू आप मुझे वो प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, और उन प्रॉब्लम्स को फिर सॉर्ट आउट किया जाएगा। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है, रेशमा 2 तरह के खाने है टाइप फूड है, पी और क्यू। 2 तरह का आहार हैं, पी और क्यू, और रेशमा उसको मिक्स करना चाहती है दोनों को, और खाना बनाना चाहती है कि इस तरह की विटामिन जो है, विटामिन का जो कंटेंट है दोनों में, तो जो 8 यूनिट्स विटामिन ए है और 11 यूनिट्स विटामिन बी चाहिए। यानी खाना इस तरह से बनाना है या खाने को कि कम से कम 8 यूनिट विटामिन ए प्राप्त हो और 11 यूनिट विटामिन बी प्राप्त हो। अब ये कहते हैं कि जो
फूड पी है, जो खाना पी है, आहार पी है, उसकी जो खर्चा आता है, जो उस पर खर्चा आएगा वो 60 रुपये प्रति किलो के हिसाब से आता है। और दूसरा फूड जो क्यू है उसका खर्चा 80 रुपये प्रति किलो के हिसाब से है। पहले वाला जो फूड पी है उसमें 3 यूनिट प्रति किलोग्राम विटामिन ए मिलता है और 5 यूनिट प्रति किलोग्राम विटामिन बी मिलता है। जबकि दूसरा फूड है क्यू, उसमें 4 यूनिट प्रति किलोग्राम विटामिन ए मिलता है और 2 यूनिट प्रति किलोग्राम विटामिन बी मिलता है। तो डिटरमाइन द मिनिमम कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर। तो जब भी कभी इस तरह की वर्ड प्रॉब्लम्स को आप लिखेंगे तो सारा पेज पर आ जाना चाहिए। तो पहले मैं एक रफ, हालांकि आपको ये एग्ज़ाम में नहीं लिखना जो मैं भी लिख रही हूँ, तो क्वेश्चन को पी और क्यू 2 खाना है, 2 तरह के आहार हैं और इसमें विटामिन ए जो है, विटामिन ए पी में जो है 5 विटामिन ए कह लेंगे 5 यूनिट प्रति किलोग्राम के हिसाब से है और विटामिन बी पी में जो है वो विटामिन ए तो 3 यूनिट है और विटामिन बी 5 यूनिट प्रति किलोग्राम के हिसाब से, यानी 1 किलो पी आहार अगर लेते हैं तो उसमें 3 यूनिट विटामिन ए प्राप्त होगा, बी यूनिट आपका 5 यूनिट आपका विटामिन बी प्राप्त होगा। जो दूसरा आहार क्यू है उसमें विटामिन ए 4 यूनिट प्रति किलोग्राम है विटामिन ए और बी जो है वो है 2 यूनिट प्रति किलोग्राम। तो इस तरह से आप देख रहे हो एक छोटी सी टेबल सी बना ली है। साथ में जो फूड पी पर जो खर्चा आएगा, अगर 1 किलो खरीदा जाएगा तो 50 रुपये, फूड पी जो है 50 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से खर्चा आएगा और इसका खर्चा 80 रुपये प्रति किलोग्राम के अगर क्यू लेते हैं। और खाना इस तरह से मिक्स करना है कि कम से कम जो विटामिन ए है, ये जो विटामिन ए है ये कम से कम 8 यूनिट प्राप्त होनी चाहिए। हमें 8 यूनिट मतलब मिनिमम 8 यूनिट हमें चाहिए ही चाहिए, इससे ज़्यादा हो तो कोई बुरी बात नहीं है। और विटामिन बी जो हमें चाहिए वो 11 यूनिट चाहिए। तो ये पूरा आपका इस तरह से क्वेश्चन था। और जो हमें करना क्या है कि इसका कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना है। तो कह रहे हैं बेसिकली यानी कितना ये लें कितना ये लें, किस तरह से हम इनको लें कि ताकि हमारा कॉस्ट मिनिमाइज़ हो जाए। तो अब इसको प्रॉपरली बनाने का तरीका होता है, चाहे तो आप यहीं कर लें, यही बन गया। ये आपका पी फूड, इस तरह से आपने एक टेबल बना ली। पी फूड में इस तरह से ये स्थिति है, क्यू में ये स्थिति है। ए मिनिमम यानी विटामिन ए मिनिमम ये चाहिए, मिनिमम का मतलब इससे नीचे नहीं होना चाहिए। विटामिन 8 ए की जो कैप है पूरा जो भी खाना बनाएंगे, और जो बी है उसमें 11 यूनिट से नीचे विटामिन बी नहीं आना चाहिए। तो दोनों का मिक्सचर इस तरह से बनाना है। और तो इसके लिए क्या करेंगे, हम कहेंगे लेट x kg of food P is taken and y kg of food Q is taken। x किलो P का लिया, y किलो Q का लिया, इस तरह से हमने लिया। अब देखिए कैसे कैसे करना है। तो जो हमारा उद्देश्य है, जब हमने ये मान लिया कि x किलो हम ले चुके P फूड का और वो 50 रुपये किलो के हिसाब से, तो जो जेड है यानी उद्देश्य फलन जेड है यानी जो कि कॉस्ट है, खर्चा है, खर्च है जो उस पर तो 1 किलो 50 रुपये का है तो x kg 50x रुपये का तो पहले पे खर्चा आया। और 80 रुपये किलो के हिसाब से क्यू फूड है तो उस पर y आपने किलो y kg आपने वो क्यू फूड लिया है तो 80y खर्चा इस पे आएगा। तो इतने रुपए इस पे आया, इतने रुपए इस पे आया, तो टोटल खर्चा आया 50x प्लस 80y। और ये हमें मिनिमाइज़ करना है, ये हमारा उद्देश्य है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। इसीलिए उसका ऑब्जेक्टिव
फंक्शन जेड हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहलाता है, जैसे पहले भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, यानी उद्देश्य फलन। तो z इज इक्वल्स टू 50x प्लस 80y। तो ये हमारा उद्देश्य फलन हो गया। अब आइए कि हमें क्या क्या हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं, क्या क्या मजबूरियां हैं कि जब हमने x kg ले लिया p का, तो 1 किलो p के फूड से हमें 3 यूनिट विटामिन ए मिलता है। तो x किलो से कितना मिलेगा? 3x तो हमें विटामिन ए मिला फूड पी से, और क्यू से कितना मिला? 4 यूनिट पर केजी था। y किलो हमने क्यू लिया, तो 1 किलो में 4 यूनिट, तो y केजी में 4y यूनिट हमें मिला क्यू से। तो विटामिन ए पी से मिला 3x, विटामिन ए क्यू से मिला 4y, तो टोटल विटामिन हमें ए जो हमें मिला 3x प्लस 4y। और ये कहते हैं ये कम से कम 8 यूनिट होना चाहिए, यानी 3x प्लस 4y ज़्यादा होगा या बराबर होगा किसके? 8 यूनिट से। शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 8। इसका मतलब समझिए 3x प्लस 4y इन दोनों का जो एटलीस्ट का मतलब होता है कि 8 कम से कम हो, तो इसका मतलब 8 हो या 8 से ज़्यादा हो, जो भी हम फ्रेम कर रहे हैं। विटामिन ए 3x प्लस 4y मिल रहा है, तो ये वैल्यू जो है आइदर 8 और ग्रेटर देन 8 होना चाहिए। तो ये हमारा पहले उद्देश्य बना, फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से विटामिन बी के लिए 5x प्लस 2y शुड बी ग्रेटर देन 11, ये दूसरा कांस्टेंट है। यानी 1 किलो पी आहार पे, यानी पी फूड पर 5 यूनिट्स विटामिन बी मिल रहा था, तो अगर x kg का फूड लिया तो 5x यूनिट हमें विटामिन बी पी से मिला। इसी तरह से y kg जब हमने क्यू लिया था, क्यू फूड लिया था, तो उसमें 2 यूनिट पर केजी के हिसाब से हमें विटामिन बी मिल रहा था। तो y kg लेने में 2y हमें विटामिन बी मिला, तो विटामिन बी टोटल विटामिन बी 5x प्लस 2y हुआ। और ये 5x प्लस 2y कम से कम 11 होना चाहिए, 11 यूनिट। इसका मतलब या तो 11 हो या 11 से ज़्यादा हो। तो ये आपकी दूसरी इक्वेशन बनी। तीसरा कि जो आपका x kg का फूड है ये 0 या 0 से बड़ा होगा। डेफिनेटली जो वेट है, जो kg है, मास है, वो हम निगेटिव नहीं हो सकता कभी भी। -5 kg, -1 kg हम नहीं तोल सकते, तो इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सिमिलरली y इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये 4 कॉन्स्टेंट्स आपको प्राप्त हुए हैं। अब ये आपका रियल लाइफ क्वेश्चंस बन गए। अब ये आपका बिल्कुल इक्वेशन जो एक्सरसाइज 12.1 थी उसकी तरह क्वेश्चन बन गए। अब इसकी मदद से हमें जेड को मिनिमाइज करना है। तो इसके लिए अब हम ड्रॉ करेंगे। ये हमारी एक्स एक्सिस हुई, ये वाई एक्सिस हो गई। मैंने ये इसलिए ले लिया क्योंकि नेगेटिव एक्स और नेगेटिव वाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसीलिए जस्ट इतना पार्ट ले लिया। अब हमारी जो पहली इक्वेशन आ रही थी x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, y इक्वल टू 0, यानी एक्स एक्सिस, y 0 से बड़ा होगा यानी इधर, तो इस x एक्सिस के ऊपर, और x ग्रेटर देन 0 यानी y एक्सिस के राइट साइड। ये हम कई बार कर चुके हैं पिछले एक्सरसाइज में, तो ये डायरेक्ट आप इसको इन्वॉल्व कर लेंगे। अब ड्रॉ करनी है पहली इनइक्वालिटी 3x प्लस 4y ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 8। तो इसको 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 8 मानते हुए आपने ये लाइन ड्रॉ करेंगे। तो अगर x को 0 रखें तो y आएगा आपका 2, x को 0 रखा, y2, और y को 0 रखेंगे तो यह आएगा आपका 8/3। तो 0 2 यानी ये लाइन, ये पॉइंट, और 8/3 का मतलब हुआ आपका 3 2 जा 6 20 3 6 2.66 2.67। तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो 2.5 से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी यहाँ कहीं पॉइंट आएगा।
ये आपने ये लाइन ड्रॉ की, क्योंकि ये इक्वल का भी साइन है इसलिए इसको पूरा लाइन ड्रॉ कर लिया। अब 3x + 4y > 8, ये इनइक्वालिटी में x और y जो पॉइंट्स हैं वो इस लाइन के इस तरफ हैं या उस तरफ हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने ओरिजिन लिया, ओरिजिन को चेक किया, x की जगह 0 रखा, y की जगह 0 रखा, 0 + 3 × 0 + 4 × 0, ये 0 आया। 0 8 से बड़ा होता है, विच इज़ नॉट करेक्ट, सही नहीं होता। इसका मतलब 0 0 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। इसका मतलब जिस तरफ 0 0 पॉइंट है इस लाइन के, उस तरफ के पॉइंट्स साइड जो है पूरा रीजन, वो इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, बल्कि ऑपोजिट साइड। तो इस लाइन के इस तरफ ओरिजिन था, तो दूसरी साइड यानी इस लाइन के दूसरी तरफ का हिस्सा जो है उसमें जो भी पॉइंट्स होंगे वो इसको सेटिस्फाई करेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट इनइक्वालिटी पे आते हैं। 5x + 2y > 11। इक्वेशन मानते हुए से अगर ड्रॉ करते हैं तो when x is 0, y is 11/2। 11/2 का मतलब हुआ 5.5। और जब y को 0 रखेंगे तो x होगा 11/5, और 11/5 कितना हुआ, 52.2। तो ये पॉइंट हुआ 2 3 4 5 यहाँ बैठेगा, और 5.5 करीब करीब यहाँ बैठेगा, चूँकि मैं रफ फिगर ही बना रही हूँ। और दूसरा है 2.20 यानी 2.20 करीब यहाँ बैठेगा, इस तरीके ये बैठेगा। तो ये आपकी ये लाइन ये लाइन आपकी यहाँ से चली गई। तो अब इस लाइन के इधर, इस लाइन के इधर, तो ये थोड़ा सा चूँकि बहुत पास पास पॉइंट हो गया, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अच्छा, अब इसमें 5x + 2y वाला रीजन ढूंढेंगे। 5x + 2y > 11 है, तो अगर हम ओरिजिन ले लेते हैं 0 0, तो 0 0 इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है इसके भी इधर वाला हिस्सा यानी ये वाला हिस्सा, तो इस लाइन के इधर, इस लाइन के इधर, तो बेसिकली इसको मैं फिर थोड़ा चूँकि फिर से ड्रॉ करती हूँ, तो ये करीब करीब ऐसा आ जाएगा आपका। ये इस तरह से कुछ आएगा, क्योंकि ये दोनों में जब आप इसको ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो ये आपका ये वाली लाइन यानी 5x + 2y = 11, ये वाली जो लाइन है आपकी 3x + 4y = 8, ये आपकी y एक्सिस। तो बेसिकली जो आएगा ये कॉर्नर A B C, और ये y एक्सिस से इधर का हिस्सा, इस लाइन से इधर का हिस्सा B पॉइंट, और इस लाइन से उधर का हिस्सा ऊपर वाला, और x एक्सिस से ऊपर का हिस्सा। तो ये जो रीजन आएगा ये आपका कॉमन रीजन आएगा। तो इसमें जो चूँकि ये बाउंडेड नहीं है, ओपन रीजन है, तो ओपन रीजन में भी आपके जो पॉइंट्स बन रहे हैं वो A B C हैं। A के कोऑर्डिनेट जो हैं आपके, A के कोऑर्डिनेट आप देख रहे हैं, ये है 0 5.5। B कोऑर्डिनेट इनके इंटरसेक्शन से निकलेंगे। आप चूँकि प्योरली ग्राफ से ड्रॉ करेंगे तो डायरेक्टली ग्राफ से ये पॉइंट निकाल सकते हैं। चूँकि मैंने इसको रफ वर्क किया है तो मैं ये B इस और इस लाइन का इंटरसेक्शन है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन से मैं ये पॉइंट निकालूंगी, क्योंकि एट टाइम ग्राफ में गड़बड़ी हो जाती है देखने में। मान लो ज़रा सा भी सही से अगर आपने ग्राफ ड्रॉ नहीं किया तो एक बार इसको रफ में या सामने ही इस तरह से आप ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो ये हो गया 10x + 4y 22, और इसमें से माइनस करूँगी पहली वाली इक्वेशन, तो ये हो गया आपका 7x 22 - 8 हो गया 14, x कम्स आउट 2। x को 2 रखेंगे किसी भी इक्वेशन में, यहाँ रख दिया 3 × 2 + 4y = 8, तो 4y = 8 - 6 यानी 2
y कम्स आउट 2/4 यानी 1/2। तो ये जो b है, b के पॉइंट्स होंगे आपके 2, 1/2, और जो ये c पॉइंट था, ये वाला पॉइंट था, यानी जिस पे x एक्सिस पे, तो 8/30, तो c के कोऑर्डिनेट है 8/30। अब जो z आपको z फलन है, z फंक्शन जो है 50x + 80y, जिसको आपको मिनिमाइज करना है, तो वर्टेक्स जो आपके बैठेंगे, वर्टेक्स कह लो या शीर्ष कह लो, वर्टेक्स हैं आपके ए के कोऑर्डिनेट है 0, 5.5, बी के कोऑर्डिनेट है 2.5, और सी के कोऑर्डिनेट हैं आपके 8/3, 0। यहाँ पर रखेंगे आप, इसको मिनिमाइज करना है, निम्नतम मिनिमाइज, x को 0 रखा, 80 इंटू 5.5, 440 आएगा ये। इसे रखेंगे 50 इंटू 2 प्लस 80 इंटू 1/2, तो हो गया 100 + 40, 140, और इसे रखने पर 50 इंटू 80/3 प्लस 80 इंटू 0, तो ये हो गया आपका 44,000/3, तो ये हो जाएगा 313, 10, 33। अब इसमें मिनिमाइज क्या है आपका, 140 है, तो ये आपका मिनिमाइज है, ये सबसे कम होगा। लेकिन क्या ये अकेला ही सॉल्यूशन है, ये आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये बाउंड्रीड रीजन नहीं है। अगर ये क्लोज रीजन होता, बाउंड्रीड रीजन होता, तब हम इसे ही मिनिमम कहते। अब इसके लिए मैंने बताया था, जब आपका ओपन रीजन है तब आपको चेक करना है क्या सिर्फ इसी पे ही एक ही सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। तो अब हम इसके लिए क्या करते हैं कि z को 140 मानते हुए 50x + 80y = 140 लेते हुए, अब ये इक्वेशन हो गई। इस इक्वेशन को अगर हम ड्रॉ करते हैं, और इस इक्वेशन को ड्रॉ करने पर अदर देन 2 and 1/2 ये वाले पॉइंट को छोड़कर अगर कोई और पॉइंट इस शेडेड रीजन में कॉमन होता है, फिर आप कहेंगे कि 140 तो मिनिमम है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन किन किन पॉइंट पर है, बहुत सारे कॉम्बिनेशन के साथ x और y लिए जा सकते हैं। तो वैसे यहाँ सिर्फ मिनिमम कॉस्ट पूछी है, तो मिनिमम कॉस्ट जो हो गई वो ₹140 हो गई। आपसे ये नहीं पूछा, एक मिनट में क्वेश्चन दोबारा देख लूँ। यस, इसमें x और y की वैल्यू नहीं पूछी है, तो इसलिए चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो निश्चित है कि मिनिमम कॉस्ट 140 होगी। वो एक अलग बात है कि x और y के डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए 140 आ सकता है या नहीं आ सकता। तो चूंकि यहाँ पर पूछा ही नहीं है, x और y का मान नहीं पूछा है, आपसे सिर्फ ये पूछा है कि z मिनिमम क्या होगा, तो वो 140, इसलिए 140 आपका आंसर हुआ। फर्दर चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमसे x और y नहीं पूछा। लेकिन इन केस x और y पूछा होता कि कितना है, कितना पहला वाला फूड लें, कितना दूसरा वाला फूड लें, ताकि हमें मिनिमम खर्चा हो, तो मिनिमम खर्चा इज़ 140। कितना कितना लेना, अब इसको तय करने के लिए सिर्फ 2 and 1/2 ही एक ही आंसर होगा, या इससे ज़्यादा आंसर हो सकते हैं। उसके लिए हम ये करेंगे कि चूँकि ये ओपन रीजन था, इसलिए ये लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इस लाइन को ड्रॉ करके देखेंगे कि क्या ये शेडेड रीजन में से जा रहा है या नहीं जा रहा। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का यहीं पर आंसर है, इसकी ज़रूरत नहीं है। आगे कोई क्वेश्चन आएगा तो उसे हम फिर करेंगे। अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। यह भी आपका आहार संबंधी प्रॉब्लम है। दो तरह के केक बनाने, 1 kind of cake requires, 2 तरह के केक बनाए जा रहे हैं। पहले टाइप का जो केक है, क्वेश्चन नंबर 2, दूसरे टाइप का केक है। पहले टाइप का जो केक है उसमें
आटा जो है वो 200 ग्राम लगेगा, फ्लोर जो यूज़ हो रहा है 200 ग्राम, और 25 ग्राम उसमें फैट चाहिए। जबकि दूसरे तरह के केक में 100 ग्राम आटा चाहिए और 50 ग्राम फैट चाहिए। तो इसका मतलब फ्लोर यानी आटा एंड फैट, फ्लावर एंड फैट, दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहले वाला खाने में, पहले वाले केक में 200 ग्राम क्या चाहिए, आटा, और फैट चाहिए उसमें पहले वाले केक में 25 ग्राम। दूसरे वाले के लिए 100 ग्राम फ्लावर चाहिए और 50 ग्राम फैट चाहिए। कहते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स आप बना सकें, इसके लिए जो आटा उपलब्ध है वो आपका 5 किलो है, 5 किलो उपलब्ध है, और जो फैट उपलब्ध है वो आपका 1 किलो उपलब्ध है। तो कितने ज़्यादा से ज़्यादा पहले और दूसरे केक बनाएं, ये आपका बेसिकली क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैं फिर से बताती हूँ, समझाती हूँ। 2 तरह के केक बनाने हैं। पहले वाले केक को बनाने के लिए 200 ग्राम आटे की ज़रूरत होती है, 25 ग्राम फैट की ज़रूरत होती है। दूसरे तरह के केक को बनाने के लिए 100 ग्राम आटे की ज़रूरत होती है, 50 ग्राम फैट की ज़रूरत होती है। टोटल आटा हमारे पास 5 किलो है, यानी आटा 5 किलो से ज़्यादा नहीं लग सकता, नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि इतना ही आटा हमारे पास है। और फैट जो है वो 1 kg उपलब्ध है, यानी 1 kg से ऊपर नहीं लग सकता। तो ये मैक्सिमम क्वांटिटीज़ अवेलेबल हैं। अब कहते हैं कितना फर्स्ट केक बनाएं, कितना दूसरा केक बनाएं, कि दोनों केक ज़्यादा से ज़्यादा बन जाएं जितना हमारे पास सामान है। तो हम कहते हैं लेट फर्स्ट केक, number of first cake cooked x नंबर है, नंबर ऑफ सेकेंड केक कुक्ड y है। x और y नंबर ऑफ केक हमने ले लिए। तो टोटल जो, चूँकि आपको जो मैक्सिमाइज करना था, तो मैक्सिमाइज इनके नंबर करने थे कि ज़्यादा से ज़्यादा केक बने। तो टोटल केक हमारे कितने बने, x + y। तो यही हमारा उद्देश्य फलन हो गया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया z, x + y, विच इज़ टू बी मैक्सिमाइज, जिसको हमें महत्तम करना है, यानी x और y का मैक्सिमम अमाउंट इन कंडीशन में मिलना चाहिए। तो पहली बात, x जो है वो 0 से बड़ा होगा, क्योंकि नंबर ऑफ केक कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते। ऐसी y शुड बी ग्रेटर देन 0। अब आप देखेंगे कि 5 किलो आटा हमारे पास है, एक केक में 200 ग्राम आटा लगा, तो x केक मतलब पहले वाला जो केक है उसमें 200 ग्राम आटा लगा, दूसरे केक में 100 ग्राम आटा लगा। तो अगर x केक बना रहे हैं तो पहले प्रकार के जो x केक है उसमें 200x ग्राम आटा लगा, और दूसरे वाले जो केक है उसमें 100 × y, क्योंकि एक केक में 100 ग्राम, तो y केक में 100y ग्राम इतना आटा लगा। तो टोटल आटा हुआ 200x + 100y, ये कुल आटा हुआ। और ये चूँकि ये यूनिट किस में, ग्राम में है, ये सारा ग्राम में दिया है। तो ये 5 किलो आटा है, तो इसकी जो अमाउंट है, इसका जो मात्रा है, ये हर हालत में 5 किलो से कम रहना चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा है ही नहीं। तो इसकी क्वांटिटी लेस देन और इक्वल टू 5 किलो। चूँकि ये ग्राम में है तो केजीज़ को भी ग्राम में ही कन्वर्ट करेंगे। तो 5 kg को 5 × 1000 ग्राम में कन्वर्ट किया, क्योंकि इनइक्वालिटी में जो यूनिट है दोनों तरफ सेम रहनी चाहिए। तो इस तरह से जो पहली इक्वेशन बनी है, अगर इसको 100 से डिवाइड कर दें, 2x + y <= 50, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन इनइक्वालिटी बन के आई, पहली एसएमई का बन के आई। इसी तरह से फैट पर आते हैं। सिर्फ 1 किलो का फैट उपलब्ध है, एक केक में 25 ग्राम लगता है पहले प्रकार के केक में फैट। तो x केक हमने बनाए थे तो 25x फैट लगा, पहले वाले 25 ग्राम
25x ग्राम फैट लगा हमारे पहले प्रकार के केक में और 50y ग्राम फैट लगा दूसरे प्रकार के केक में, और ये टोटल फैट लगा दोनों तरह के, यानी x प्लस वाई, एक्स और वाई जितने भी हमने टोटल केक बनाए हैं उसमें इतना फैट लगा, और ये अमाउंट या ये क्वांटिटी कम होनी चाहिए, मैक्सिमम बराबर हो किसके, 1 kg के, विच इज़ कन्वर्टेड इनटू ग्राम बिकम 1000 ग्राम। तो अब इसको अगर 25 से डिवाइड करें x प्लस 2y तो ये हो गया 25 4 40। ये आपकी दूसरी इनइक्वालिटी बनी। तो ये आपका अवरोधक हैं, ये कॉन्स्टेंट्स हैं। इन कॉन्स्टेंट्स में आपको मैक्सिमाइज करना है जेड और वाई। तो अब इसको ड्रॉ करेंगे। अब मैं इसको यहाँ छोटी सी जगह में कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ आप देख रहे हैं यूनिट बड़ी बड़ी है, तो 10-10 के अंतर भी ले सकते हैं हम, 10, 20, स्केल चेंज कर सकते हैं, 30, 40, 10, 20, 30, 40, 50। आप एग्ज़ाम में प्योरली लेकर उसको ग्राफ पेपर पे इसे दिखा सकते हैं। अगर हाथ से भी दिखाते हैं तो हाथ से भी दिखा सकते हैं फ्री हैंड से, लेकिन उस समय फिर आपको थोड़ा सा ड्राइंग करने में प्रॉब्लम होगी। तो उसमें जो पॉइंट्स है, पॉइंट्स को यहाँ से ना पढ़ के आप पॉइंट्स को जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वैसे निकालेंगे दूसरे मेथड से। तो आएंगे x ग्रेटर देन 0 यानी ये वाली लाइन, y ग्रेटर देन 0 यानी y एक्सिस से ऊपर। अब आएंगे पहली इक्वेशन पे 2x प्लस वाई इक्वल टू 50 रखते हुए। तो इसके पॉइंट्स क्या बनेंगे आपके, x को 0 रखा तो y 50, y को 0 रखा x 25। तो ये हुआ 0 50 यानी ये वाला पॉइंट, और 25 0 यानी 25 ये पड़ेगा ये वाला पॉइंट। तो ये आप स्केल से ड्रॉ करेंगे। मेरे पास स्केल नहीं है भी। ये बनी आपकी पहली इक्वेशन। और अब इसको इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कराएंगे। ये इनइक्वालिटी है, ये आपका मूल बिंदु यानी ओरिजिन है 0 0 0 0। अगर इस पे रखते हैं तो आप देखेंगे ये 0, 2 इंटू 0 प्लस 0 दैट बिकम 0। 0 50 से छोटा होता है। यस 0 0 इज सेटिस्फाइंग। इट मीन्स इस लाइन के इस तरफ, जिस तरफ ओरिजिन है उस तरफ का हिस्सा यानी ये वाला हिस्सा आपका कॉमन रीजन आएगा, या इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन, अब मतलब इसका ऑप्टिमल रीजन आएगा इसका, इस इक्वेशन के लिए। अब आते हैं दूसरी इनइक्वालिटी के लिए। तो इसमें आपके पॉइंट्स बनेंगे, x को 0 रखा तो y हुआ 20, y को 0 रखा तो x हुआ 40। तो 0 20 तो ये पॉइंट हुआ, और 40 0 ये पॉइंट हुआ। ये गई आपकी ये लाइन। अब ये इनइक्वालिटी पे आएंगे तो इस लाइन के इस तरफ मूल बिंदु है, मूल बिंदु को यहाँ रखेंगे। x को 0 रखा, y को 0 रखा, 0 1000 से छोटा होता है यानी सेटिस्फाइंग। तो इस लाइन के इधर वाला हिस्सा, तो इस y एक्सिस के इधर, x एक्सिस के इधर, इस लाइन के इधर और इस लाइन के इधर, तो ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं, ये जो हिस्सा है ये बाउंडेड रीजन है। ये बेसिकली एक क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है। तो इसके जो कोने हैं, 4 शीर्ष हैं, वही आपके वो पॉइंट्स होंगे जिस पे आपको मैक्सिमाइज जेड हो सकता है। तो ये आपका ओरिजिन, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, राइट। अब आपके जो वर्टेक्स हैं वो हुए आपके 4, 0 A B C। जेड जो था आपका फलन था x प्लस वाई, जो कि मैक्सिमाइज करना है। तो
ये तो ओरिजिन हुआ 0 0, ए पॉइंट हुआ आपका 0 20, बी अभी इंटरसेक्शन से निकालेंगे और ये है 25 0, सी हो गया 25 0। बी को निकालते हैं। बी इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन से आएगा, यानी 2x प्लस वाई इज इक्वस टू 50 और ये x प्लस 2y इज इक्वस टू 40। दूसरी वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसके नीचे लिख देते हैं, तो 4x प्लस 2y इज इक्वस टू 100। और अब ये दोनों को माइनस करते हैं, ये हुआ -3x, ये हुआ -60, तो x की वैल्यू आ गई 20। और अगर x 20 है किसी भी इक्वेशन में रख के 2 × 20 प्लस वाई इज इक्वस टू 50, तो y की वैल्यू आ गई आपकी 10। तो ये जो b पॉइंट हुआ 20 10, x 20 और y 10। अब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो 0 प्लस 0 यानी 0, 0 प्लस 20 यानी 20, 20 प्लस 10 यानी 30 और 25 प्लस 0 यानी 25। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू कितना है 30। तो ये 30 वैल्यू जो है वो आपका आंसर है। यानी ज़्यादा से ज़्यादा कितने केक बन पाएंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 30 केक्स बनाते हैं, तो आंसर होगा 30 केक्स इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ आपसे ये नहीं पूछा गया कि प्रत्येक प्रकार का कितना केक है, लेकिन अगर पूछा जाता तो पहले प्रकार के 20 केक्स और दूसरे प्रकार के 10 केक्स अगर बनाते हैं तो इस तरह से आप मैक्सिमम केक्स बना सकते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। यस, इन क्वेश्चंस में टाइम लगता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो उत्पादन संबंधी प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 3, अ फैक्ट्री मेक टेनिस रैकेट्स एंड क्रिकेट बैट्स। एक फैक्ट्री है जो टेनिस के रैकेट बनाती है और क्रिकेट के बैट बनाती है। एक टेनिस के रैकेट पर 1.5 घंटा मशीन से लगता है और 3 घंटा क्राफ्टमैन ने जो हाथ से यानी हाथ का काम होता है, और जबकि क्रिकेट के बैट में 3 घंटा मशीन से लगता है और 1 घंटा क्राफ्टमैन लेता है। एक दिन में फैक्ट्री हैज़ द अवेलेबिलिटी इन अ डे द फैक्ट्री हैज़ द एबिलिटी ऑफ नॉट मोर देन 42 आवर्स ऑफ मशीन। यानी जितनी मशीनें हैं उनमें एक दिन में 42 घंटे का काम लिया जा सकता है, और जितने मनुष्य से जो काम लिया जा सकता है वो 24 घंटे का टोटल काम मनुष्यों से लिया जा सकता है। ये उसकी अपनी कैपेसिटी है। फिर पूछा व्हाट आर द नंबर ऑफ रैकेट्स एंड बैट्स, जो कि अपनी फुल कैपेसिटी में बना सकता है। और अगर प्रॉफिट रैकेट को बेचने पर 20 रुपये का फ़ायदा होता है और बैट को बेचने पर 10 रुपये का फ़ायदा होता है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट क्या बना सकें उसकी फुल कैपेसिटी में। तो ये आपसे पूछा गया। तो मैक्सिमाइज़ क्या करना है आपको, प्रॉफिट करना है, और कितने रैकेट्स और कितने बैट्स बनाएं कि जितनी भी आपकी समस्या इनमें है फुल कैपेसिटी के साथ। तो ये आपका क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये है, तो आप इसे फिर से समराइज करते हैं क्वेश्चन को कि टेनिस रैकेट, तो मैं इसे रैकेट लिख रही हूँ, और बैट, मशीन पर काम दोनों में लिया जाता है, मशीन का काम और क्राफ्टमैन्स वर्क टाइम या हैंड वर्क कह लो, हैंड वर्क टाइम कह लो, मशीन टाइम, हैंड वर्क टाइम। रैकेट में 1.5 घंटा लगता है एक रैकेट को बनाने में, और 3 घंटे लगते हैं हाथ से, जो उस पर हाथ काम होता है, तब एक रैकेट तैयार होता है। जबकि क्रिकेट के बैट में 3 घंटे मशीन पे लगते हैं और 1 घंटा हाथ से लगता है एक बैट के लिए। जो मशीन का टोटल टाइम है वो 42 आवर्स है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, यानी ये टाइम इससे कम होना चाहिए, 42 मैक्सिमम होता है। और जो उसमें 24 आवर्स से ज़्यादा मशीन हाथ का काम संभव नहीं है। तो कितने
रैकेट और कितने बैट बना सकते हैं। तो हम कहेंगे लेट रैकेट्स, नंबर ऑफ रैकेट्स कैन बी formed X and number of bats can be formed Y। इतना हो गया। डेफिनेटली X ग्रेटर देन 0, Y ग्रेटर देन 0, तो सीधा सा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। अब देखिए स्थिति, एक बैट पर, एक रैकेट पर 1.5 घंटा मशीन से लगा और एक रैकेट पर 1.5 घंटा मशीन का लगा, तो एक्स रैकेट पर कितने लगेंगे, 1.5 इंटू एक्स। तो मशीन पे रैकेट का टोटल टाइम हो गया 1.5 इंटू एक्स। बैट का मशीन पर, एक बैट पर 3 घंटे लगा, वाई बैट बनाए हैं तो 3y टोटल टाइम लग गया मशीन पर। तो 15x प्लस 3y ये टोटल टाइम मशीन पर लगा है रैकेट में या बैट में, और ये टाइम 42 आवर्स से कम होना चाहिए या हद से इसके बराबर हो, क्योंकि 42 आवर्स से ज़्यादा काम इस पर नहीं किया जा सकता। तो अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई करें तो 15x प्लस 30y 420, और अब इसको 15 से डिवाइड कर दें। 15 से डिवाइड नहीं होगा, ये हो जाएगा नहीं, हो जा 1 मिनट, 5 से भी हो रहा है, 3 से भी, 15 से हो जाना चाहिए। 15 से करते हैं, 15 से डिवाइड करते हैं। x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 15 2 जा 30, 12 120, 15 8 या 120। ये आपकी पहली इनइक्वालिटी बनी। इसी तरह से 3 घंटा हाथ का काम लगा रैकेट पर, तो x रैकेट पे 3x घंटा लगा, 1 आवर लगा, 1 घंटा लगा बैट पर हाथ से, तो y पे y लेस देन इक्वल टू 24। ये आपकी सेकंड इक्वालिटी बन गई। इन्हें ड्रॉ करेंगे। पहली इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल टू 28 मानते हुए, x0 तो y 14, y0 तो x 28। तो अब ये स्केल जो है कैसे लिया जाए, 5-5 का स्केल ले लेते हैं। 5 10 15 20 25 30, 5 10 15 20 25 30। पहला पॉइंट 0 14 करीब करीब यहाँ होगा, और ये 28 करीब करीब यहाँ होगा। दूसरी लाइन, दूसरी इक्वेशन 3x प्लस वाई इक्वल टू 24 मानते हुए, y0 8 ये हो जाएगा, x0 y 24, तो 8 करीब करीब यहाँ आएगा, और 0 24 करीब करीब यहाँ होगा। ये आपकी दूसरी लाइन हो गई। अभी नहीं सेट देखेंगे किस तरफ का रीजन है। 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 24, यानी ये वाली लाइन थी आपकी, नहीं पहली वाली, x प्लस 2y इज इक्वल 28, ये वाली लाइन थी। 0 0 इसको सेटिस्फाई करता है, 0 0 छोटा होता है 28 से, तो यानी इस तरफ का हिस्सा, इस लाइन से इधर का हिस्सा, और 0 0 इसको भी सेटिस्फाई करता है, तो इस लाइन के भी 0 0 इस तरफ है, यानी इस तरफ या इधर कह लो, तो इस लाइन के नीचे, इस लाइन के इधर, x एक्सिस से ऊपर, y एक्सिस से, तो ये जो हिस्सा है आपका,
ये आपका ऑप्टिमल रीजन हो गया। तो ये OABC ये बने आपके। और आपको जो मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट जो मिलता है एक रैकेट पे, प्रॉफिट जो है आपका 1 रैकेट पर जो प्रॉफिट है वो है ₹20। और 1 बैट पर जो रैकेट है वो 1 बैट पर जो प्रॉफिट है वो आपका है ₹10। यानी एक बैट को बेचने पर 10 रुपये का फ़ायदा होता है और एक रैकेट को बेचने पर 20। तो जो आपका जेड फलन हुआ यानी उद्देश्य फलन कि आपको प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, वो एक रैकेट पे 20 रुपीज़ बच रहे हैं, एक्स रैकेट आपने बेचे तो 20x आपको फ़ायदा यहाँ हुआ। और एक बैट को बेचने पर 10 रुपये का फ़ायदा हुआ, तो वाई बैट को बेचने पर 10 का रुपये का फ़ायदा हुआ। ये टोटल रुपीज़ में आपको फ़ायदा हुआ और ये मैक्सिमाइज़ करना है आपका। तो अब आप लिखेंगे वर्टेक्स OABC, O00, A आपका है ये A है, ये आपका 80, C आपका है ये 014, B अभी निकालते हैं, Z आपका 20x + 10y। जो B निकालेंगे वो इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन है, इन दोनों लाइन का। तो x + 2y = 28 पहली लाइन, दूसरी लाइन को 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो 6x + 2y = 48। सब्ट्रैक्ट करने पर -5x = -20। तो x की वैल्यू आ गई 4। अब x की वैल्यू यहाँ 4 रखेंगे तो 4 + 2y = 28। तो 2y = 24, y comes out to 12। तो ये पॉइंट हुआ x 4 और y हुआ 12। तो ये हो गया 0 + 0, तो ये तो 0 ही होगा। ये हो गया 20 × 8 + 10 × 0, तो ये हो गया 8 × 2 = 16, 160 रुपये। ये हो गया 20 × 4 + 10 × 12, 120, और ये 4 × 2 = 80 यानी 200 रुपये का यहाँ फ़ायदा होगा। और ये हो गया 20 × 0 + 10 × 14, तो 140। तो मैक्सिमाइज आपका 200 है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट जो होगा ₹200 का फ़ायदा होगा। कब? जब नंबर ऑफ रैकेट्स बनेंगे 4 और नंबर ऑफ बैट्स बनेंगे 12। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। इस तरह से ये आपके क्वेश्चंस होंगे। तो 3 क्वेश्चंस तक आप कीजिए, बाकी क्वेश्चंस अगले इसमें टॉपिक में। थैंक यू।